वेलकम टू एंजल्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो आज हम सितंबर का मेगा टेस्ट का मैथमेटिक्स का 11th का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन हमारा मैथमेटिक्स से। तो बायनोमियल का क्वेश्चन है यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा। तो देखिए कि पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया है, क्या कहा गया है, द कोएफिशिएंट ऑफ x इज टू 5 इन द एक्सपांसन ऑफ 1 प्लस एक्स की होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स 1 प्लस x टू 4। तो ओके स्टूडेंट, सबसे सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये दोनों जो दिए उनके हम जनरल टर्म लिख लेते हैं। यानी कि सपोज देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की 5 पावर है ना स्टूडेंट्स, इसका आप जनरल टर्म लिखेंगे तो TR+1 इक्वल टू 5CR। अब देखो 1 की पावर करना तो कोई ज़रूरी है नहीं, तो डायरेक्ट एक्स स्क्वायर की पावर R लिख लेंगे आप। तो ये नहीं, एक्स की ये 2R हो गया। ऑन द सिमिलर वे आप ये 1 प्लस एक्स की पावर 4 है आपके पास, इसका भी जनरल टर्म आप लिखे तो TR+1 इक्वल टू 4CR और एक्स की पावर में R। अब देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि ये दोनों जो एक्सपांसन है वो मल्टीप्लाई होंगे, और मुझे चाहिए x⁵5। तो हम अलग अलग पॉसिबिलिटी लेते हैं कि R की क्या क्या वैल्यू है जो x की 5 बना सकती है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ x⁵5। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले कि इसका करस्पॉन्डिंग टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये जनरल टर्म के फॉर्म में। आप देखो, सपोज सपोज यहाँ पे मैं 5 की R की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो ये x की कितनी पावर हुई स्टूडेंट्स? 0। अब यहाँ 0 है तो सामने 5 लाना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई x की 5 चाहिए। तो बट स्टूडेंट्स, यहाँ आर की मैक्सिमम वैल्यू आप 4 ही ले सकते हैं, क्योंकि ये 4C4 बनेगा। यानी कि इसमें से आपको सेकंड में जो है उसमें आपको हाईएस्ट पावर 4 मिल सकती है। मतलब कि आर की वैल्यू ऊपर 0 रखने से एक्स की 5 में नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ रखते हैं आर की वैल्यू 1, यानी कि पहले से कोएफिशिएंट निकलेगा 5C1। ओके, उस टाइम यहाँ एक्स स्क्वायर बन चुका है पहले में, तो यहाँ एक्स क्यूब बनाना है सेकंड वाले में, तो यहाँ आप 4C3 लिखेंगे आर की जगह। ओके, तो एक कोएफिशिएंट ये होगा। दूसरी बात करें तो अब यहाँ पे आर की वैल्यू हम 2 पुट करते हैं, तो ये स्टूडेंट मेरा बन गया 5C2। यानी कि यहाँ पे एक्स की पावर जो है 4 बनेगी, तो 4 पावर है तो अभी 1 पावर एक्स्ट्रा चाहिए, तो यहाँ से आर की जगह 1 रखेंगे सेकंड में, तो यहाँ मुझे मिलेगा 4C1। ओके स्टूडेंट, तब इसका हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। 5C1 यानी कि 5 होगा, 4C3 यानी कि 4C1 यानी 4 ही हो गया ये, 5C2 10 होगा, और 4C1 यानी कि 4। तो ये आंसर मेरा बन गया स्टूडेंट 20 + 40 यानी कि 60 आंसर है यहाँ पे मेरा। तो आप ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा सही हो जाएगा, 60। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। यहाँ पे एक्चुअली हमें क्या दिया गया है, तो ट्राइनोमियल दिया गया है। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपांसन ऑफ x - 2y + 3z की n। तो आपको अगर स्टूडेंट्स याद है कि ट्राइनोमियल है आपके पास a + b + c की पावर n, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो क्या होता है उसका फॉर्मूला अगर याद है आपको, तो स्टूडेंट n+1 इंटू n+2 डिवाइड बाय 2 होते हैं कि नहीं? बस। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं इसके लिए भी। देखो, ये a+b+c के लिए किसी के लिए ट्रू है, यहाँ पर x - 2y - 3z है। तो जनरल फॉर्मूला जो होता है टोटल टर्म्स का ये होता है। अब इन्होंने क्या बोला है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 45, मतलब इसका वैल्यू स्टूडेंट्स 45 है। ये 2 को मल्टीप्लाई भेजेंगे तो आपको मिलेगा n+1 इंटू n+2 इंटू सॉरी n+2 इक्वल टू 45 × 2 = 90। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट कि n+1 इंटू n+2 का आंसर 90 हो रहा है। यानी कि दो कौन सी, इसको आप बाय क्वाड्रेटिक बना के भी सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, बट ये थोड़ा इजी मेथड है। देखो, या तो ऑप्शन से भी आप वैल्यू चेक कर सकते हैं। सपोज n का वैल्यू यहाँ पे ए ऑप्शन से आपने रखा 7, तो 7+1 8 और 7+2 9, तो 8 9 = 90 नहीं हो रहा है। ठीक है, अब ऑप्शन में आप 8 रखते हैं n की जगह, n इक्वल टू अगर आप 8 रखें तो देखिए आप, तो ये 9 इंटू 8+2 यानी 10, ये 90 बन गया, यानी कि n का वैल्यू 8 ही होगा। तो एमसीक्यू का स्टूडेंट हमारा ये बेनिफिट है, तो हम डायरेक्ट 8 आंसर लिख सकते हैं। इसका क्वाड्रेटिक सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, ड्यू टू हमारे पास वो एमसीक्यू था। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। ये भी बायनोमियल का अच्छा क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, एक 1 + x की पावर n है, दूसरा ये, उसमें हमें करना है कि x से इंडिपेंडेंट टर्म,
ठीक है, तो मैं एक्चुअली इसका आप कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं कि 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर n। ओके स्टूडेंट्स, अब तो देखो पहले वाले का मैं टर्म लिख रहा हूँ, तो NC0 प्लस NC1 एक मिनट स्टूडेंट्स, हाँ, NC1 इंटू एक्स प्लस NC2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस NC3 क्यूब, और ऐसे करते करते स्टूडेंट्स लास्ट टर्म जो मिलेगा हमें NCn एक्स रेस टू एन, और इनटू में जो बाजू में है इसका भी मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं एक्सपांसन, तो NC0 प्लस NC1 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस NC2 इंटू वन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इस तरह करते जाएंगे तो लास्ट टर्म जो है स्टूडेंट्स मिलेगा कि NCn 1 अपॉन एक्स रेस टू एन। ओके स्टूडेंट्स, एक हम थोड़ा फिर से लिख लेते हैं लास्ट स्टेप जो आपको विजिबल नहीं होगा, तो लास्ट स्टेप प्लस है NCn 1 अपॉन एक्स रेस टू एन। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे कि आपको x से इंडिपेंडेंट टर्म चाहिए, तो इन दोनों ब्रैकेट्स के माहौल मल्टीप्लाई होंगे, तो मैं तो ऐसे टर्म्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ जिसमें मुझे x की कोई भी पावर ना दिखे। तो देखो इसका पहला टर्म पहले से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं लिख रहा हूँ कि कांस्टेंट टर्म यानी कांस्टेंट यानी इंडिपेंडेंट ऑफ x, इस सेंस में कांस्टेंट टर्म लिख रहा हूँ। तो देखो NC0 इंटू NC0 यानी कि ये हो गया स्टूडेंट्स NC0 का स्क्वायर। फिर अब NC0 का भी किसी और के साथ मल्टीप्लाई में तो एक्स अवेलेबल रहेगा ही। अब यहाँ देखो ये एक्स और ये 1 अपॉन एक्स यानी कि NC1 का स्क्वायर। नेक्स्ट, अब आपको पैटर्न समझ में आ गया कि एक्चुअली ये क्या होगा, और इस तरह करते करते लास्ट टर्म में भी सेम हाल चाल है कि NCn का मल्टीप्लाई रहेगा और एक्स टू एन कट जाएगा। यानी कि आप आंसर देखें तो यहाँ पे चार ऑप्शन आप देखें तो उसमें से आपको सी ऑप्शन लग रहा है। देखो इन्होंने नोटेशन यूज़ किया कि NC0 की जगह कई बार वो लोग C0 भी लिखते हैं, बराबर। तो आप देखिए स्क्वायर्स का सम है यानी कि मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा इस क्वेश्चन में। ओके, आगे बढ़ते स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 54 पे। ओके, यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट्स एक बाइनोमियल एक्सपेंशन है जिसमें मुझे एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं स्टूडेंट्स क्या करता हूँ कि ये जो है इसका जनरल टर्म लिख लेता हूँ, तो TR+1। ओके, तो TR+1 इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट 6CR। अब देखो ये एक्चुअली क्या है, एक्स की 5/2 पावर है, वो ध्यान रखना स्टूडेंट आपको। एक्स की 5/2 पावर तो है, ऊपर आया 6 - r यानी n - r, और ये 3/x की, देखो ये 1/2 और 3 यानी कि एक्स की 3/2 पावर, और उसके ऊपर आपकी r पावर। अब मुझे कोएफिशिएंट कौन सा चाहिए स्टूडेंट्स, तो एक्स क्यूब का चाहिए। तो एक्स क्यूब के लिए मुझे एक्स की पावर 3 देखनी है, तो एक्स की टोटल पावर या कितनी बनेगी, देखो इसको थोड़ा ऐसा एक बार सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 6CR, ये एक्स की पावर 6×5 = 30, यानी डायरेक्ट लिखे तो 5, एक मिनट 6, वेट करिएगा स्टूडेंट्स, हाँ, 6×5 = 30, 30 - 5r और होल डिवाइड बाई 2, और यहाँ 3 की पावर, और बाजू में आ जाएगी एक्स की -3r/2, क्योंकि नीचे पावर ऊपर आ गया माइनस हो गई। अब ये देखो एक्स की ये पावर दोनों मिला के मुझे 3 बनना चाहिए, यानी मैं लिख सकता हूँ कि 30 - 5r/2 -3r/2 इक्वल टू 3 पावर चाहिए स्टूडेंट्स मुझे। ओके, तो अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 को सामने भेज देते हैं, 30 - 5r - 3r इक्वल टू 3, तो ये 30 - 3 यानी कि 20। ओके सॉरी स्टूडेंट, ये 3 × 2 हो जाएगा क्योंकि 2 एलसीएम भी सामने गया ना, तो 3×2 = 6, इधर आया माइनस, तो 24 हुआ। ये 5r + 3r सामने करके 8r मिल गया, यानी कि r का वैल्यू भी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पे 3 ही रखना है। ठीक है, तो r का वैल्यू 3 रख के आपको कोएफिशिएंट ही चाहिए, मतलब कि इतने वाले पोर्शन में और इतने वाले पोर्शन में आप r का वैल्यू 3 रख दीजिए, तो मैं लिख सकता हूँ कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 6c3 इंटू 3 की पावर 3। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 654 अपॉन 32, और 3 का क्यूब है 27, ये 3×2 = 6 चला गया, ये 5×4 = 20 और 27×2 = 54, यानी 540 आंसर मेरा यहाँ पे सही रहेगा, दिल्ली ऑप्शन आपका सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 55। इसमें स्टूडेंट्स क्या है कि जीपी का या एपी का थोड़ा यूज हो रहा है सीक्वेंस सीरीज में से। तो देखो अब क्या लिखा गया है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ mth m+1th एंड m+2th
टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ दिस आर इन एपी। ओके, इसके लिए स्टूडेंट हमें पता होना चाहिए कि इसका कोई भी आर्थ टर्म है, यानी कि आर प्लस वंथ टर्म है हमारा, आर प्लस वंथ टर्म, उसका जो कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स हमें क्या मिलेगा, तो वो कोएफिशिएंट मुझे मिलने वाला है स्टूडेंट्स एनसीआर। इतना आपके पास नॉलेज है स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि इन तीनों के जो आपके कोएफिशिएंट वो एपी में है, यानी कि mth टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, एन सी एम माइनस वन। ओके, फिर एम प्लस वन टर्म यानी कि एन सी एम, और एन सी एम प्लस वन, एम प्लस टू टर्म का कोएफिशिएंट। ये तीन स्टूडेंट्स क्या है, मेरे एपी में है। ओके, तो एपी में है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि पहले और लास्ट वाले का सम जो है वो इसका डबल होगा, यानी कि एन सी एम माइनस वन प्लस एन सी एम प्लस वन इक्वल टू टू टाइम एन सी एम। अब देखो स्टूडेंट, मैं डायरेक्टली इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म लिख रहा हूँ आपको। एक्चुअली आप लिखेंगे, देखो समझाता हूँ आपको कि एन फैक्टोरियल ऊपर आएगा, तीनों में एन फैक्टोरियल तो ऊपर कॉमन आने वाला ही है, तो तीनों का एन फैक्टोरियल कट गया। अब नीचे देखो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एन माइनस एम प्लस वन, तो पहला एन माइनस एम प्लस वन, दूसरा आएगा एन माइनस एम, और थर्ड आएगा एन माइनस एम माइनस वन फैक्टोरियल, जो कि हमारा यहाँ पे इन तीनों में से कॉमन निकाल के कटने वाला है, ठीक है। और सिमिलरली इसके अंदर इसे नीचे रहेगा स्टूडेंट्स एम माइनस वन फैक्टोरियल, तो वो भी तीनों में से हम कॉमन निकाल के काट लेंगे। ओके, एक मिनट स्टूडेंट था। तो यहाँ पे आप देखेंगे नेक्स्ट, येलो पेन चालू। सिमिलरली इसमें आप बात करें कि एन सी एम प्लस वन, उस ऊपर से एन फैक्टर कॉमन निकल के चला गया। नीचे देखो सबसे पहले एन माइनस एम माइनस वन, जो तीनों का कॉमन चला जाएगा, और दूसरा है जो एम प्लस वन इंटू एम, और एम माइनस वन फैक्टोरियल तीनों में से कॉमन आएगा, तो यहाँ पे टू इंटू अपॉन वन, टू मल्टीप्लाई वन अपॉन पहला एन माइनस एम आएगा, फिर एन माइनस एम माइनस वन जो है फैक्टोरियल तीनों में से कट जाएगा। इसमें भी पहले एम ही रहेगा और बाजू में एम माइनस वन फैक्टोरियल तीनों में से कट जाएगा। तो ये आप थोड़ा दो स्टेप करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में देख सकते हैं, वरना मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आगे बढ़ते थोड़ा और इनका सिंप्लीफिकेशन आप करेंगे। तो इसको मैं सामने भेज दिया, तो अभी लेफ्ट साइड क्या बचेगा, वन अपॉन एन माइनस एम प्लस वन, बाजू में है एन माइनस एम, ये सामने जाएगा और डिवाइड में से वन अपॉन एम कॉमन आएगा स्टूडेंट्स, तो वहाँ बचेगा टू अपॉन एन माइनस एम माइनस वन अपॉन एम प्लस वन। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका थोड़ा सिंप्लीफाई हम करने का सोचते हैं कि देखो लेफ्ट साइड में स्टूडेंट्स रहा है कि वन अपॉन वही का वही एन माइनस एम प्लस वन, दूसरे ब्रैकेट में रहेगा एन माइनस एम। इधर इनका थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो वन अपॉन एम तो बाहर है ही कॉमन, और नीचे ये दोनों फैक्टर तो मल्टीप्लाई होकर आ ही जाएंगे, एन माइनस एम, और बाजू में होगा एम प्लस वन। अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स होगा आपके पास, तो आप देखिए क्या होगा कि ये टू एम प्लस टू, और ये माइनस एम प्लस एम, यानी कि टोटल बचा थ्री एम। ओके, और फिर टू एम प्लस टू आया था ना, तो प्लस टू और माइनस एन। ओके, अब नीचे से एन माइनस फैक्टर जो कट जाएगा, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये एम इंटू एम प्लस वन ऊपर आया तो एम स्क्वायर प्लस एम इक्वल टू ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट का अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो नाइन टर्म मिलेंगे स्टूडेंट्स, थ्री एम एन पहला, फिर प्लस टू एन और माइनस एन स्क्वायर, पहला ये स्टूडेंट। ओके ठीक है, अब थ्री माइनस एम के साथ तीन, ये माइनस एम है, ठीक है, माइनस एम के साथ तीनों का माइनस थ्री एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस एम एन, और लास्ट वन के साथ तो स्टूडेंट सब एज इट इज रहेगा, तो थ्री एम प्लस टू माइनस एन। ओके, इसमें देखो स्टूडेंट्स कुछ टर्म हमारे कट जाएंगे। ओके, तो देखते हैं कि देखो ये टू एम एन है पहला, सॉरी थ्री एम एन है हमारा, ठीक है। ओके, तो देखो थ्री एम एन ये और ये प्लस एम एन, यानी कि फोर एम एन मिला। ओके, और दूसरा टर्म देखिए, यहाँ पे एम स्क्वायर प्लस एम है, तो मैं एक बार सिंपलीफाइड फॉर्म में लिख लेता हूँ फिर से स्टूडेंट, ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। तो ये माइनस थ्री एम स्क्वायर इधर आया तो प्लस थ्री एम, एक मिनट स्टूडेंट,
तो यहाँ एम स्क्वायर है, यहाँ माइनस थ्री एम स्क्वायर, जो कि इधर आके बनेगा आपका स्टूडेंट्स फोर एम स्क्वायर। इतना क्लियर स्टूडेंट्स? ओके। दूसरा, अब ये है मेरा एम, सिंगल एम, यहाँ पे क्या था, टू एम माइनस एम ना, एक्चुअली ये टू एम, हाँ सॉरी ये टू एम है, माइनस टू एम इधर आया प्लस टू एम, और प्लस टू एम, और इधर आप देखिए ये थ्री एम एन प्लस टू एन है, ये थोड़ा एम एन में कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स। ओके, माइनस थ्री एम स्क्र माइनस टू एम। ओके, तो देखो तो ये थ्री एम माइनस टू एम यानी कि एम, देखो ये थ्री एम माइनस टू एम होगा, और ये एम एम सामने कट जाएगा। ओके, तो फिर देखते हैं ये थ्री एम एन और प्लस एम एन यानी फोर एम एन, इधर आएगा माइनस फोर एम एन। ओके स्टूडेंट्स, और फिर एन का स्क्वायर जो है माइनस एन स्क्वायर इधर आया तो वो प्लस एन स्क्वायर हो गया। इतना स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायर भी बन रहा है हमारा, इसलिए बाकी का टर्म हम सामने ले लेते हैं। अभी जो इधर बचा क्या स्टूडेंट, एन स्क्वायर भी चला गया सामने, तो इधर टू एन माइनस एन यानी कि एन, और ये बचा प्लस टू। ओके, तो ये स्टूडेंट मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो गया, यानी कि टू एम माइनस एन का होल स्क्वायर इक्वल टू एन प्लस टू। अब माइनस में स्क्वायर आगे पीछे हो सकता है, यानी कि एन माइनस टू एम स्क्वायर इक्वल टू एन प्लस टू, यानी कि मेरा सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, बट सॉल्व हो गया हमसे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 56। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें बोला गया है कि इसमें कैपिटल ए जो है वो ऑड टर्म्स को डिनोट करता है सम का, और बी जो है वो इवन टर्म के सम को डिनोट करता है, एक्सपांशन है इसका। अब चारों ऑप्शन देखो स्टूडेंट, एक्स प्लस ए तो अवेलेबल है ही, साथ में एक्स माइनस ए भी अवेलेबल है। तो आप देखिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखता हूँ कि एक्स प्लस ए की पावर एन। इसमें स्टूडेंट्स जो आपको देखो कि ऑड टर्म जो मिलेंगे, फर्स्ट वो ए है और इवन टर्म बी, यानी कि ए प्लस बी का वैल्यू आपको ये मिल गया। अब ध्यान से स्टूडेंट वही कॉन्सेप्ट लगाना है कि ये एक्स माइनस ए की एन करेंगे ना स्टूडेंट्स आप, तो इसका जो एक्सपांशन मिलेगा उसमें और इसमें एक्सपांशन में टर्म्स तो सेम ही रहेंगे, बट इसमें क्या है, प्लस माइनस ऑल्टरनेट चलेगा। तो पहला फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, यानी कि और नंबर वाले सारे टर्म पॉजिटिव है, यानी कि और टर्म का सम रहेगा, और सारे इवन टर्म माइनस होते रहेंगे, यानी मैं यहाँ माइनस भी लिख सकता हूँ। बस ये स्टूडेंट्स आपको डायरेक्ट समझ आ जाना चाहिए। ओके, अब आपको स्टूडेंट देखो फोर ए बी या ए बी लाना है, तो आप थोड़ा रिकॉल करें, आपके पास अगर आइडेंटिटी है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसके इक्वल टू फोर ए बी होता है, अगर आपको पता है तो। ओके, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि एक्स प्लस ए की टू एन पावर माइनस एक्स माइनस ए की टू एन पावर, इसको इक्वल टू फोर ए बी। तो ऑप्शन से देखिए मेरा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिए सी ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे फोर ए बी इक्वल टू अब ये दोनों डिफरेंस दिख रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ मेरा सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। ये भी बायनोमियल एक्सपेंशन का ही क्वेश्चन है। तो क्या है यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट्स हम। तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन, तो इसके लिए स्टूडेंट्स दो टेक्निक है कि आपको एंड से फिफ्थ टर्म फाइंड करना है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ कि देखिए एक बार, एंड से फिफ्थ टर्म है, एक मिनट स्टूडेंट। ओके, तो एक्स क्यूब है यहाँ पे, माइनस एक्स क्यूब बाय टू माइनस टू बाय एक्स क्यूब। अरे यार एक मिनट स्टूडेंट वेट कीजिएगा। हाँ, इस बायनोमियल का आपको फिफ्थ टर्म चाहिए, वो भी एंड से। तो इसका उल्टा स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये जो मांग रहा है फिफ्थ टर्म, दिस दिस थिंग इज नथिंग बट इक्वल टू फिफ्थ टर्म ऑफ, इन द एक्सपांशन में नहीं लिख रहा हूँ, माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाय टू की पावर नाइन, क्योंकि ये जो इसका एक्सपांशन जो है वो इसके एक्सपांशन का पूरा ही रिवर्स फॉर्म होगा। तो वो एंड वाला कॉन्सेप्ट लगा, इससे अच्छा डायरेक्ट ये रिवर्स के लिए हम डायरेक्ट फिफ्थ टर्म निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालना है तो इसका जनरल टर्म या डायरेक्ट ही लिख लीजिए। तो टी फाइव यानी कि टी फोर प्लस वन, आर का वैल्यू फोर रखेंगे, जनरल टर्म होगा नाइन सी फोर माइनस टू अपॉन एक्स क्यूब की पावर फोर। ओके स्टूडेंट्स, और ये पीछे जो है उसका एक्स क्यूब की पावर, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई स्टूडेंट हमारी कि ये जो है वो
समझा था क्या मिस्टेक हुई? हाँ देखो, फॉर्मूला जनरल टर्म क्या था, एन सी आर ए रेस टू एन माइनस आर होता है, यानी कि ए रेस टू 9 - 4, यानी यहाँ 5 आने वाला मेरा। ओके, और यहाँ पे बी रेस टू आर, यानी ये 4 हो गया। ओके, थोड़ा सिंपली फॉर्म कर लेते हैं स्टूडेंट्स कि 9C4 है आपके पास, तो इसका आप मल्टीप्लाई करें तो 9, 8, 7, 6 अपॉन 4, 3, 2। ओके, तो देखो, और ये -2 की 5 पावर है, तो माइनस तो बाहर आ ही जाएगा स्टूडेंट्स। ये 2 की 5 पावर बची अपॉन एक्स की 3 5 जा 15, मल्टीप्लाई एक्स की ये 4 3 जा 12 हो जाएगी, और नीचे 2 की पावर 4। देखो ये कटिंग कर लेते हैं, तो 4 2 जा 8 गया। ओके, 2 की 4 पावर 5 पावर काट देगी, 2 बचेगा ओनली यहाँ पे, और 3 से आपको यहाँ 2 कर लीजिए। ओके, तो अब बचा कैश देखो, 9 7 जा 63, और 63 और 2 × 2 यानी 4, 63 4 जा। ओके, तो हम लिख लेते हैं 63 4 जा, यानी कि, और एक्स की पावर भी माइनस का साइन लगा लीजिए पहले तो। ओके, और नीचे एक्स की 15 पावर, एक्स की 12, यानी नीचे एक्स क्यूब बचेगा। ऊपर फिर से क्या था, 2 9 7 2 और 2 का मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4 7, यानी 9 7 जा 63, और मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1, 6 4 जा 24 + 1 25, यानी 252 आंसर न्यूमरेटर में आएगा मेरा। तो फाइनल आंसर स्टूडेंट मेरा क्या बनेगा कि -252 अपॉन एक्स क्यूब, ये हमारा रिक्वायर्ड टर्म है। इसमें लिए आपको ऑप्शन बी दिख रहा है, तो मेरा आंसर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। ओके, इस क्वेश्चन में आप देखो स्टूडेंट, थोड़ा ये दिख रहा है लेंथी क्वेश्चन, बट कई बार एमसीक्यूज के लिए इजी ट्रिक क्या होती है कि आप एक्स की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके भी सिंप्लीफाइड कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ देख लीजिए कि आपको जो ये दिया है ना, इवन कोएफिशिएंट का सम दिया है, तो सबसे पहले तो मैं आपको जो ट्रिक बताता हूँ कि आप एक्स की जगह आप 1 पुट करोगे 1, तो A0 से A40 का मतलब A2n तक का सम मिल जाएगा, और फिर -1 रखोगे तो मिलेगा, ऑल्टरनेट मिलेगा प्लस माइनस, क्योंकि एक्स की माइनस माइनस होने की इवन ऑड पावर तो नेगेटिव बाहर देगी। तो जैसा कि मैंने आपको स्टूडेंट्स यहाँ बताया कि यहाँ पे इजीएस्ट वे हम एक्स की वैल्यू को पुट करेंगे तो रहेगा। ओके, सबसे पहले हम एक्स का वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक बार 1 करना है, एक बार -1 करना है। तो एक्स की वैल्यू 1 रखने से आप देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में 1 - 1 0, और ये 1 की पावर 2 है, यानी 1 की पावर यानी 1 ही बचेगा ये। लेफ्ट साइड में A0 A1 प्लस A2, और ऐसा करते करते लास्ट में मेरा स्टूडेंट जो है वो A2n तक का सम ही होगा, क्योंकि लास्ट टर्म भी इवन पावर है। अब दूसरा केस कि आप x = -1 पुट करता हूँ मैं यहाँ पे, तो देखो 1 -1 यानी 1 + 1 2, और 2 ये -1 का स्क्वायर प्लस 2 + 1 3, यानी ये बनेगा स्टूडेंट मेरा 3 की पावर n। और यहाँ भी देखिए स्टूडेंट्स की A0 फिर x0 -1, तो ये -A1 बनेगा, फिर +A2, और A3 लिखा होता तो माइनस बनता है यहाँ पे, जैसे यहाँ +A3 लिख के अगर चलाए तो, और फिर प्लस इस तरह बढ़ता जाएगा, और लास्ट टर्म जो है उस वहाँ पे एक्स की इवन पावर यानी वो पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको आप नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, दोनों इक्वेशन को आप ऐड करेंगे ना स्टूडेंट्स। देखो यहाँ मुझे फाइंड करना है इवन कोएफिशिएंट का सम, मतलब A0 A2 A4 इस तरह से फाइंड करना है, तो मैं दोनों को ऐड कर लेता हूँ। तो ये क्या मिलेगा, 1 + 3 n इक्वल टू ये A0 + A0, यानी 2 टाइम A0, A1 चला गया, ये 2 टाइम A2 बाहर निकाल लिया है। इस तरह सारे A0 A2 लेके A2n तक टर्म 2 टाइम मिल जाएंगे। इस 2 को आप डिवाइड में भेज देंगे, 3n + 1/2 इक्वल टू आपको मिल जाएगा A0 + A2 प्लस अप टू प्लस A2n, यानी कि रिक्वायर्ड आंसर ये रहने वाला आपका ए ऑप्शन सही रहेगा यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 पे। ओके, ये स्टूडेंट्स थोड़ा सा ट्विस्ट, जनरली जेई में आज तक जो पूछे है वो इंटीग्रल टर्म के बारे में पूछा है, और हम यहाँ आपको इरेशनल टर्म्स पूछे। ओके, तो इसके लिए पहला लाइन तो यही है कि आप इसका जनरल टर्म लिखिए। तो TR+1 का फॉर्मूला लगाते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, TR+1 इक्वल टू 100 CR, ये देखो 5 की 1/8 है, तो 5 की 1/8 यानी कि 100 - R/8, और 2 की 1/6 यानी कि R/6 हो जाएगी। अब मैं क्या अब देखिए इसमें टोटल कितने टर्म होंगे, 101, इसमें से मैं रेशनल टर्म पहले निकाल लेता हूँ, ठीक है।
तो आगे ऑलमोस्ट इरेशनल होंगे ही होंगे। तो देखो रेशनल के लिए 100 माइनस आर अपॉन 8 जो है वो इंटीजर होना चाहिए। यानी कि मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स कि ये 100 माइनस आर जो है ना वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। 8 के वन कोई इंटीजर है आपका, ठीक है। और दूसरा चीज कि आर जो है वो 6 का मल्टीपल भी होना चाहिए। और ये एंड क्योंकि इसको आपको 5 की भी इंटीजर पावर चाहिए और 2 की भी इंटीजर पावर चाहिए, तभी तो आप रेशनल टर्म बना पाओगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे इतना आप ध्यान रखिएगा कि मैं अब क्या करने जा रहा हूँ कि 100 माइनस आर का इक्वल टू 8 क्या 1 हुआ। ओके, तो इसमें से आपको आर क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? 100 माइनस 8 के वन का वैल्यू जीरो से आप पुट करना चालू करो तो आर की वैल्यू जीरो रखने से 100 मिलेगा। फिर 1 रखेंगे तो 100 - 8 यानी कि 92 मिलेगा। ओके, और इस तरह से आप रखते जाए वैल्यूज। और पीछे से भी आप थोड़ी वैल्यूज देखें। थोड़ा मैं पीछे से वैल्यू लिखना स्टार्ट करता हूँ कि देखो के 1 है तो 100 - 8 इंटू तो 12 8 जा लास्ट में लास्ट कर सकते हैं, क्योंकि 12 से बड़ा के 1 रखने जाएंगे तो ये नेगेटिव मिल जाएगा। तो 12 8 जा 96, 100 - 96 लास्ट टर्म इसका 4 मिलेगा। ओके, फिर 12 के बाद 11 रखे तो 11 8 जा 88 और 100 - 88 यानी कि 12। तो इसका पैटर्न भी आप देख पा रहे हैं। अगर तो ये 4 + 8 12 हुआ, 8 प्लस अरे 12, 12 + 8 20 होगा, 20 + 8 यानी 28, 36। इस तरह से आपको टर्म दिखेंगे और यहाँ पे 100 तक। इसमें देखिए ये तो इजी है कि 6 के मल्टीपल है यानी 0 6 12। ओके, 24 30 36 मतलब 6 की पूरी टेबल यहाँ पे तो मिल जाएगी। और देखा लास्ट टर्म क्या होगा स्टूडेंट्स का 96 यानी 16 6 96 बनने वाला है। ओके, अब देखो अब दोनों को इंटीजर बनाने के लिए इन दोनों में से आर की हम कॉमन वैल्यू उठाएंगे। तो दोनों में कॉमन वैल्यूज क्या होगी आर की, आप देखिए ध्यान से। कॉमन वैल्यूज जो हमें एक्चुअली लेनी है फॉर इंटीग्रल टर्म्स वैल्यूज फॉर आर, देखिए। तो यहाँ 4 12, तो यहाँ 12 है तो पहला वैल्यू 12 आएगा। फिर 12 के बाद स्टूडेंट देखिए तो 20 28 36 यानी 12 के बाद सीधा 36 है। इसके बाद बोल सकते हैं देखो यहाँ पे एक्चुअली 12 का टेबल नहीं बन रहा है। 12 का टेबल एक छोड़ के बन रहा है। देखो 12 2 जा 24 नहीं आया और 12 3 जा 36 आया है। यानी कि इसके बाद 12 4 जा 48 नहीं आएगा, परंतु 12 5 जा 60 जरूर आएगा। और इस तरह आगे जाए तो 84। और फिर तो 12 का टेबल बाहर निकल जाएगा। नहीं, ये चार टर्म जो 12th टर्म, 36th टर्म, 60th टर्म एंड 84th टर्म, ये चारों टर्म स्टूडेंट्स मेरे कैसे होने वाले हैं? रेशनल टर्म्स। क्योंकि यहाँ पे जो पावर मेरी पावर इंटीजर आएगी इसलिए मेरा टर्म जो है वो रेशनल बनेगा। तो मुझे तो स्टूडेंट्स ये रेशनल टर्म चाहिए। तो टोटल टर्म्स कितने होंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि 100 पावर है तो 101 होंगे। और यहाँ चार टर्म जो है वो रेशनल है, यानी कि 101 - 4 यानी कि 97 जो है मेरे वो इरेशनल टर्म होंगे स्टूडेंट्स। इरेशनल टर्म्स। ओके, तो ऑप्शन में देखेंगे तो आपका ये ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा कि इरेशनल टर्म की संख्या जो है वो 97 है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। ये जो लिखा है स्टूडेंट्स वो ऊपर वाले क्वेश्चन का है। तो मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो जाए। तो ये ए जो है वो इस क्वेश्चन का, यानी कि यहाँ पे मुझे ए आंसर मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्टूडेंट्स। 60, यहाँ पे बोला गया है कि 13 CR जो है उसको आप सिर्फ CR से ही लिखो। ऊपर 13 ऐसा अज्यूम कर लेते। तो C1 से लेके C11 तक का सम क्या होगा? ओके स्टूडेंट्स, आपको ये चीज़ तो एक याद होगी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट ऑड ऑड दिख रहे हैं नंबर्स, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 13C1 प्लस 13C3 प्लस 13C5 प्लस 13C7 प्लस 13C9 प्लस 13C11 प्लस 13C13, इसका सम जो होता है 2:13 - 1 होता है। इतना तो पता है कि नहीं आपको? क्योंकि सारे जो 0 से लेकर 13 तक होता तो पूरा आंसर 2:13 आता। और वो जो है वो इवन कोएफिशिएंट का सम एंड ऑड कोएफिशिएंट का सम दोनों का करेंगे, मिला के करेंगे तो वो होगा। और वो दोनों इक्वल है इसलिए तो यहाँ पे आपको मतलब कि आप डायरेक्ट जानते हैं कि और टर्म का जो सम है वो आपका 2:n - 1 बनता है। उस तरह के डायरेक्ट भी सोच सकते हैं आप, ठीक है। अब क्या क्या चाहिए मुझे? 1579, C1 प्लस C5 प्लस C7 प्लस C9 प्लस C11। देखिए जो अब 2:13 - 1 या 2:12 हो गया ये। अब 2:12 सारे ऑप्शन में है तो इसलिए इसको अभी रख रहे थे। ओके,
कौन कौन सामने जाएगा? अभी देखो C3 लेफ्ट साइड नहीं बचा है, उसको सामने भेजना पड़ेगा। और दूसरा आपका स्टूडेंट से 1357। ओके, यहाँ पे एक्चुअली गलती हुई है कि इसको मैंने 2 बार लिख दिया है। हाँ, C9 आ चुका ऑलरेडी, ठीक है। तो C1 ये रहा, C5 गया, C7 है, C9 है। ओके, एक मिस्टेक ये हुई स्टूडेंट्स, लिख लेते हैं। C7 के बाद C9 प्लस C11 प्लस C9, यस, फाउंड, मिस्टेक बार फाउंड। तो नाउ C1, C5, C7, C9, C11, C13 भी सामने जाएगा। तो माइनस C3 माइनस C13। तो इन दोनों का वैल्यू फाइंड कर लो आप। 2:12, देखो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? पहले वो देख लो। 2:12 माइनस C2 नहीं है। ओके, 2:13 है तो ये भी नहीं चलेगा। ये दोनों ऑप्शन देखो, C डायरेक्ट कट गया, D भी डायरेक्ट कट गया। अब 2:13 माइनस, इन दोनों से लगभग आंसर यही है, फिर भी आप वैल्यू निकाले इसका। 13C3 है स्टूडेंट्स, तो 13, 12, 11 और 3 × 2 और माइनस 13C13 यानी 1 हो गया है। तो ये 2 जा 6, 6 2 जा 12। ओके, तो 2:12 माइनस ये 13 2 जा 26, 26 11 जाए यानी कि 286 और -1 यानी कि 2:12 माइनस 287, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। मैं बोल रहा था वही आपको यहाँ मिल चुका है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नेक्स्ट, जो कि हमारा 61 क्वेश्चन। यहाँ से हमारा ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। तो साइन थीटा के फॉर्म में क्वेश्चन दिया है और टेन के फॉर्म में वैल्यू फाइंड करना है। तो जनरली साइन से कॉस में जाना है, तब कंपोनेंट अंडर डिविडेंडो लगा लीजिए तो हो जाएगा। तो देखो इसमें थीटा प्लस 2 अल्फा वाला टर्म मैं ऊपर रखता हूँ, यानी इसके ऊपर से डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा प्लस 2 अल्फा, गुजराती में कही तो योग वियोग करवाना चाहिए। साइन थीटा इक्वल टू 1/3 मिलेगा। अब कंपोनेंट अंडर डिविडेंड लगाएंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, तो ये पहला मिलेगा साइन थीटा प्लस 2 अल्फा। एक बार सम कर लेते हैं, प्लस साइन थीटा। ओके, नीचे आएगा दोनों का डिफरेंस, साइन थीटा प्लस 2 अल्फा माइनस साइन थीटा इक्वल टू यहाँ 1+3/1 - 3। ओके, ऊपर लगाएंगे s प्लस एस यानी कि 2SC, नीचे s माइनस एस यानी 2CS इक्वल टू ये 4/-2 हो गया। एंगल के लिए दोनों का सम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो थीटा प्लस थीटा 2 थीटा/2 एंड थीटा प्लस 2 अल्फा/2, माइनस करेंगे तो 2 अल्फा/2 यानी अल्फा। फिर से इन दोनों को प्लस करेंगे तो 2 थीटा, यानी कि अब ये तो पता है कि ऊपर एंगल सेम था इसलिए एंगल सेम ही रहेगा। 2 2 कट जाएगा स्टूडेंट, ये 2 - 2 यहाँ पे रहेगा। अब लेफ्ट साइड देखो, साइन अपॉन कॉस यानी कि टेन थीटा प्लस अल्फा, और डिवाइड में जो स्टूडेंट साइन अपॉन कॉस यानी नीचे टेन अल्फा लिख लेते हैं हम, इक्वल टू बचेगा -2। इसको सामने भेजा तो टेन थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू -2 टेन अल्फा। ओके, फाइंड जो करना है उसके लिए इसको इधर ही ला लेते हैं, तो टेन थीटा प्लस अल्फा प्लस 2 टेन अल्फा, इसका वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा यहाँ पे, यानी कि ए आंसर यहाँ पे मेरा। एक मिनट थोड़ा ऊपर लिखता हूँ ताकि नीचे वाला क्वेश्चन ना कट जाए। ए आंसर मेरा यहाँ पे सही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे। ये भी ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहा गया है हमको यहाँ पे स्टूडेंट्स कि एक्स का वैल्यू कुछ ऐसे दे रखा है और ये वाई का वैल्यू दे रखा है। ओके, तो अब देखिए एक्स का वैल्यू और वाई का एक तो चीज़ ये है कि इसका प्योरली एक्स प्लस वाई फाइंड कीजिए, फिर इसकी 2/3 करिए, फिर एक्स माइनस वाई फाइंड के 2/3 कीजिए बाहर और लास्ट में ऐड कर लीजिए। और ये नहीं करना है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए इजी स्टेप क्या है कि अब थीटा का कोई वैल्यू अज्यूम कर लो। ओके, ये भी तो हो सकता है। ओके, तो थीटा का कोई वैल्यू अज्यूम करके भी आप यहाँ पे चाहे तो देख सकते हो। तो मैंने बताया उस तरह स्टूडेंट्स आप यहाँ क्या करें कि इजी कैलकुलेशन इसमें जाना है, अगर प्रूफ नहीं करना है एमसीक्यू, तो थीटा का कोई वैल्यू, और इजी से इजी वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 0 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखेंगे, एक्स क्या मिलेगा 0, यानी ए इंटू कॉस 0 1, और ये साइन 0 0 हो गया, एक्स का वैल्यू ए मिला। फिर वाई का वैल्यू, तो साइन 0 0 ए 0 हो गया, तो यहाँ पे साइन 0 मतलब वाई का वैल्यू 0। ये दोनों लेके चले तो एक्स प्लस वाई की 2/3, ये पर्टिकुलरली हम थीटा 0 डिग्री के लिए सॉल्व रखेंगे, दिस इज टू फॉर एवरी थीटा, तो 0 के लिए भी ट्री होगा। तो एक्स प्लस वाई की 2/3 और एक्स माइनस वाई की पावर
2/3। ओके, यानी कि ये ए की 2/3 प्लस ए की 2/3, यानी ये कुछ नहीं है बट 2 टाइम ए की 2/3 पावर मिलेगी। यानी कि देखो थीटा की एक वैल्यू लेने से ये बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। ये आंसर यहाँ पे सही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 62 हो गया, 63 पे आते। द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि -1 लेस देन इक्वल टू कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 1 होता है, ये तो आप जानते हैं। ओके, अब इसके ऊपर इन्होंने एक और कॉस लगा दिया है, तो आपको स्टूडेंट याद रखना पड़ेगा कि -1 to 1 है, तो यहाँ पे आप ब्रेक कर लेते हैं। -1 लेस देन इक्वल टू कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 0 एंड 0 लेस देन इक्वल टू कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू 1। क्योंकि देखो कॉस एक्स का वैल्यू -1 से 1 है, तो देखो यहाँ पे पॉइंट होता है, अगर यूनिट सर्कल की आप बात करें तो यहाँ होगा 0, -1, यहाँ होगा 0, 1। तो cos x की वैल्यू अगर, और यहाँ होगा 1, 0। तो आपको पता है कि x, y है, तो y जो है वो cos थीटा को प्रेजेंट करता है। तो -1 से 0 और 0 से 1। ओके, अब यहाँ पे एक जगह cos x का फंक्शन जो -1 से 0 यानी इंक्रीजिंग हुआ, और 0 से 1 में भी इंक्रीजिंग ही हो रहा है। तब इनके ऊपर दोबारा आप कॉस लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इसमें आप कॉस लगाने जाते हैं तो वो cos 1 से cos 1 ही मिलता है आपको। ठीक है, इसलिए मैंने इसके दो टुकड़े किए, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट जहाँ खत्म हो रहा है वहीं से। तो cos-1 यानी ये cos 1 ही हो गया, ये cos तो इवन फंक्शन है। ओके, और लेस देन इक्वल टू cos x, और ये cos 0 यानी कि 1 ही हो गया। ओके, cos 0 1। ठीक है स्टूडेंट, अभी नेक्स्ट चीज़ क्या है, और यहाँ से क्या होगा, और स्टूडेंट यहाँ या तो -1 से 0 में होगा, या तो 0 से 1 में होगा। यहाँ cos 0 1 लेस देन इक्वल टू कॉस ऑफ cos x। ओके, एक मिस्टेक यहाँ होगी, यहाँ कॉस लगाना चाहिए और है क्या। ओके, और यहाँ पे cos 1, यानी कि कॉस का जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, वो cos 1 से 1 के बीच में ही वेरी कर रहा है। राइट, एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया कि आपको यहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉस जो अगर डिक्रीजिंग फंक्शन अगर है, तो ये 1 लेस देन इक्वल टू कॉस है, कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू कॉस। सॉरी, वही का वही लिख दिया फिर से लगता है। अ, हाँ, तो 1 ग्रेटर इक्वल टू कॉस कॉस एक्स ग्रेटर इक्वल टू, ये क्यों हुआ कि ये इनइक्वालिटी चेंज हो गई, इसलिए कॉस लगाया इसके ऊपर तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। ओके, तो ये -1 से ले 0 से 1 है, और ये -1 से 0 था, दोनों के ऊपर कॉस लगाया, तब इसका मतलब कॉस कॉस एक्स का वैल्यू जो है वो स्टूडेंट्स cos 1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो मिनिमम वैल्यू आपका क्या होगा स्टूडेंट्स, cos 1 ही हो गया। सी, ये देखिएगा कॉस इवन फंक्शन है तो ये cos 1 ही होगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पे। यहाँ पे हमें क्या कहा गया है कि स्टूडेंट्स साइन अल्फा साइन बीटा एंड कॉस अल्फा जीपी में। ओके, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और उसके रूट्स के बारे में यहाँ पे हमारे पास वो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। ओके, तो सबसे पहले जो डेटा दिया है वो लिख लेते हैं कि जीपी का है, तो जीपी से आप क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कि साइन अल्फा, एक मिनट ऊपर चला गया था, साइन अल्फा साइन बीटा एंड कॉस अल्फा आर इन जीपी। तो यहाँ पे मेरा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसके लिए ये डेटा जीपी है, तो आप जानते हैं कि साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा का जो मल्टीप्लाई है वो साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल टू होगा। आप जानते हैं कि ए बी सी अगर जीपी में है तो ए सी इक्वल टू बी स्क्वायर आएगा, तो वही रूल यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। ओके, अब रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स चाहिए, और रूट्स के लिए आप क्या, ओके, तो रूट्स का इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्क्रिमिनेंट दे सकता है, तो उस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट डी लिख रहा हूँ, B² - 4AC यानी कि 4 क्वाड स्क्वायर बीटा माइनस 4AC यानी 4 × 1 × 1, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का जो नेचर ऑफ रूट डिसाइड करेगा डिस्क्रिमिनेंट। 4 कॉमन निकाल लेते हैं, और कॉड को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, और ये -1 हो गया। साइन स्क्वायर वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 टाइम कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा।
अब देखो स्टूडेंट, मुझे चेक करना है कि डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो देखिए अब डिनोमिनेटर तो इजीली क्लियर हो रहा है, ये फोर भी पॉजिटिव। अब चका जो चेक जो करना है इसके बारे में, तो साइन स्क्वायर बीटा का वैल्यू दिया है, तो इस कॉस स्क्वायर बीटा को मैं वन माइनस साइन स्क्वायर लिख लेता हूँ। तो यानी नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, फोर वन माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, यानी वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और एक साइन स्क्वायर बीटा है यानी कि वन माइनस टू साइन स्क्वायर बीटा, और नीचे है साइन स्क्वायर बीटा। और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए स्टूडेंट्स, तो फोर ब्रैकेट में वन माइनस टू साइन अल्फा कॉस अल्फा, और नीचे है साइन स्क्वायर बीटा। यानी ये क्या बना, फोर, ये ऊपर बन गया साइन टू अल्फा, अल्फा का फॉर्मूला अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। और मैं आज इसको बोल सकता हूँ ये ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। क्यों? क्योंकि फोर पॉजिटिव है, साइन स्क्वायर बीटा पॉजिटिव है, और आप जानते हैं कि साइन टू अल्फा जो है ना स्टूडेंट्स, वो लेस देन इक्वल टू वन है। तो वन माइनस साइन टू अल्फा इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका यूज करके आप इसका न्यूमरेटर भी पॉजिटिव देख सकते हैं। देखो इक्वल कई केस पे होगा, बट जनरली तो हम क्या कहेंगे, ग्रेटर इक्वल जीरो है। मतलब कि ओनली इक्वल नहीं कह सकते, रियल सही है हमारा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू जीरो है, जीरो है, तो मेरा रूट जो है वो रियल हो सकते हैं। डिस्टिंक्ट या इक्वल वो एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो रियल का इन्फॉर्मेशन हम यहाँ दे सकते हैं, यानी कि बॉम्बे ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ओके, इसमें बोला गया है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस सेट इंटरवल 0 to 2 पाई। तो साइन को उसमें कन्वर्ट करते हैं स्टूडेंट्स, या तो दूसरा एक चीज भी है कि सामने टू cos x दिया है तो साइन को उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। तो इसी के ऊपर से डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, टेन यानी कि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। साइन और कॉस को स्टूडेंट्स शॉर्ट में मैं एस एक्स और सी एक्स लिख रहा हूँ। सेक एक्स यानी वन अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू ये हो गया टू कॉस एक्स। कॉस एक्स से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको, तो साइन एक्स प्लस वन इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर यानी कि वन टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। उसको इधर लेके आता हूँ तो ये टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, वो टू इधर आया माइनस टू, वन माइनस टू यानी कि माइनस वन इक्वल टू जीरो। इसके आप दो फैक्टर निकालेंगे, तो टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो इसके दो फैक्टर बनने वाले हैं कि साइन एक्स प्लस वन, और दूसरा मिलेगा कि साइन एक्स, सॉरी टू साइन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। यानी कि एक साइन एक्स का वैल्यू मिलेगा माइनस वन, दूसरे साइन एक्स का वैल्यू मिलेगा वन अपॉन टू। ओके, अब साइन एक्स का वैल्यू माइनस वन है, और बोल रखा है कि एक्स जो है वो जीरो से टू पाई में चाहिए आपको। अब जीरो से टू पाई में है, साइन एक्स माइनस वन है, साइन एक्स माइनस वन है मतलब यहाँ पे, यानी ये एक एक्स वैल्यू थ्री पाई बाई टू पॉसिबल है। और साइन एक्स वन बाई टू है तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो यानी फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। यानी कि एक्स का वैल्यू या तो फर्स्ट में है तो पाई बाय सिक्स, और यहाँ है तो पाई माइनस पाई बाय सिक्स यानी कि फाइव पाई बाय सिक्स। तो दो वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। बट स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान से देखिए, थ्री पाई बाय टू अगर आप एक्स कंसीडर कर रहे हैं, तो आपके टेन एक्स और सेक एक्स तो डिफाइन ही नहीं होंगे, वो भी जरूरी है ना। तो ये याद रखना खास कि सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद उसको मेन फंक्शन से एक बार चेक करना भी, ओवरव्यू करना भी जरूरी है। तो थ्री पाई बाई टू वहाँ पे टेन और सेक डिफाइन होते ही नहीं है, यानी कि ये तो मेरा सॉल्यूशन बन ही नहीं सकता। यानी कि ये दोनों ही मेरे सॉल्यूशन बनेंगे, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मेरे यहाँ पे टू आएंगे, यानी सी ऑप्शन यहाँ सही रहेगा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, डी ऑप्शन में थ्री भी अवेलेबल है, तो थ्री सॉल्यूशन भी आपको मिले, बट हमें आफ्टर फाइंडिंग द सॉल्यूशन एक बार जो एक्चुअली इक्वेशन दिया उसमें क्रॉस चेक भी करते रहना है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। यहाँ पे क्या है कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, तो मैं आपको इसके दो टुकड़े कर लेता हूँ, कि पहला टुकड़ा जो है वो स्टूडेंट्स फोर साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसके इक्वल टू आप देखेंगे तो थ्री साइन कॉस स्क्वायर, फोर के टुकड़े करें तो एक साइन स्क्वायर अलग, और थ्री साइन स्क्वायर एक्स प्लस थ्री कॉस स्क्वायर एक्स यानी वो थ्री हो गया। ओके, और साइन स्क्वायर एक्स आप जानते हैं लेस देन इक्वल टू वन होगा, यानी इसका आप रेंज लिखे तो क्या होगा स्टूडेंट्स, एक मिनट तो यहाँ पे आपको पूरा दिखाई देता हूँ। क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स जीरो से वन होता है, उसमें हमने प्लस थ्री किए हैं, यानी वो ये हो गया थ्री से फोर। अगर स्टूडेंट्स आइडिया आ रहा है तो ठीक है, वरना इसका रीजन में ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स बिलोंग्स टू जीरो से वन होता है। इसमें दोनों साइड प्लस थ्री कर लेंगे, तो ये दोनों प्लस थ्री हो जाके ये थ्री से फोर हो गया। मतलब इतने पार्ट का सॉल्यूशन रेंज आपको मिल गया है। अब निकालते हैं साइन एक्स बाई टू अपन कॉस एक्स बाई टू का रेंज प्लस कॉस एक्स बाई टू का रेंज। तो स्टूडेंट ये तो हमारा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा है, यानी बाहर कोएफिशिएंट वन है, यहाँ भी कोएफिशिएंट वन है।
ओके, तो इसका जो रेंज होगा आपको जानते हैं कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू, यानी अंडर रूट वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, यानी ये माइनस रूट टू से प्लस रूट टू मिलेगा। ओके, तो मतलब कि ये दो टुकड़े हमारे जो फंक्शन दिया उसके हो गए। तो पहला पार्ट जो है वो 3 से 4 में वेरी कर रहा है, दूसरा पार्ट जो है वो माइनस रूट टू से रूट टू में वेरी कर रहा है। आपको चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम के लिए दोनों की मैक्सिमम वैल्यू ऐड कर लीजिए, यानी कि 4 + √2, दोनों की मैक्सिमम वैल्यू, यानी इससे बाहर तो जा सकता नहीं है। तो इसके हम ये क्वेश्चन इस तरह से इजी रहेगा कि इसके दो टुकड़े करके हम चेक कर ले, यानी 4 + √2, यानी कि ए आंसर यहाँ पे मेरा सही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 67। यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा लाइंस चालू हो रहा है। तो देखते हैं लाइंस का पहला क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमको, कि 67 क्वेश्चन है पहला ही। क्या बोला गया है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन इज जीरो, देन लाइन विल ऑलवेज पास थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट वॉज कोऑर्डिनेट इज, यानी कि ये 3 पॉइंट जो है वहां से इस लाइन के डिस्टेंस जो है उनके एल्जेब्रिक सम, मतलब मैग्नीट्यूड मोड नहीं लेना है। तो अगर आपको स्टूडेंट्स पता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो लाइन का किसी भी x1 y1 पॉइंट से डिस्टेंस क्या होता है, तो ए एक्स वन प्लस बी वाई 1 प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? बस तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा दे। और हमें यहाँ क्या दिया है कि ये तीनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है उसका सम जीरो हो रहा है एल्जेब्रिकली। तो लाइन का इक्वेशन थोड़ा ठीक से लिख लेता हूँ मैं, एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो जो डिस्टेंस जीरो दिया है वो कैसे होगा, तो पहले 2 1 पॉइंट पुट करते हैं यहाँ पे। तो 2m - 1 + c, ओके, और रूट के अंदर आएगा m² + 1। इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है स्टूडेंट, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट 3 2 है, यानी कि 3m - 2, यानी कि -2 y की जगह, और प्लस सी वन अंडर रूट m² + 1। और लास्ट डिस्टेंस जो -4 रखने से, यानी -4m - 7 + c अपॉन अंडर रूट m² + 1, और ये जीरो है, जीरो। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने देखो कि इन्होंने स्पेशली बोला कि एल्जेब्रिक सम लेना है, इसलिए इनका डिस्टेंस का मैंने मैग्नीट्यूड नहीं लिया है। ओके, अब तीनों का डिनोमीटर एक जैसा है, उसको एलसीएम लेके जीरो के साथ मल्टीप्लाई भेज देते हैं, तो यहाँ बचेगा ऊपर ये तीनों का ऐड होगा, यानी 2m + 3m 5m - 4m, यानी ऊपर एक m बचेगा। फिर -1 - 7 - 8, और c होगा 3c इक्वल टू जीरो। यानी यहाँ से आप m को सब्जेक्ट बनाए तो m इक्वल टू मिलेगा 8 - 3c। तो मेरे लाइन का इक्वेशन क्या हो गया, y इक्वल टू m की जगह 8 - 3c टाइम x और प्लस c। अब ये है मेरे लाइन का इक्वेशन है। अब आपको पूछ रहा है कि इस लाइन के लिए ऐसा कौन सा पॉइंट है जो ऑलवेज इससे पास होगा। तो देखिए स्टूडेंट को थोड़ा मैं अगर सिंप्लीफाई करके आपको दिखाऊं तो आप इजीली देख पाएंगे, 8x - 3cx प्लस सी। अब पॉइंट चाहिए तो ये सी निकलना होगा, और सी निकालने के लिए आप एक्स की जगह यहाँ 1/3 रखे ना, तो ये 3 3 कट के -c + c निकलेगा। बस इतना लॉजिक है कि दिमाग में पुट ध्यान से रखे। और हम अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करने जाए, तो कि कुछ गलती यहाँ पे देखिए क्या हुआ है कि -1 -2 -3 और -3 -7, यानी कि ये 8 नहीं आएगा, यहाँ पे 8 की जगह 10 आएगा। ओके, तो फिर से थोड़ा ये कर लेता हूँ, -1 -2 -3 -7, यानी कि 10m - 10, यानी 10 - 3c, यानी कि ये ब्रैकेट में 10 - 3c, और ये 10x। ओके, तो देखो यहाँ समझाया था मैं आपको कि अगर मुझे वो पॉइंट चाहिए ना, तो उसमें से ये सी तो रहना ही नहीं चाहिए, तो वरना पॉइंट मिलेगा ही नहीं। मतलब सी निकालने के लिए आप एक्स की जगह यहाँ क्या पुट करें, तो एक्स की जगह अगर मैं 1/3 रखता हूँ, 3 3 कट के चला जाएगा। यानी या तो पहला ऑप्शन ये है स्टूडेंट्स कि आप चारों पॉइंट टर्म बाय टर्म पुट करके देख सकते हैं, है ना। ये इजीली देखा कि एक्स की जगह 1/3 चाहिए, तो एक्स की जगह 1/3 लिख लेता हूँ मैं। तो वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, 10 × 1/3, और ये -c + c, ये चला गया, यानी कि 10/3 वाई मिला, यानी 1/3 और 10/3 पॉइंट मेरा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। ओके, ये थोड़ा स्टूडेंट्स फिजिक्स का कंबाइंड क्वेश्चन है, फिर भी इजीली हो जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। कि अ रे ऑफ लाइट इज सेंट टू अलोंग द लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2 3, मतलब एक रे को कहीं से आ रहा है एक लाइन के अलोंग,
जो कोई पॉइंट पी से पास हो रहा है और वो पॉइंट पी जो आपको यहाँ पे कहीं पे होगा, या ए नाम देते, ए पॉइंट जो है वो, एक मिनट में इस साइड लिखते हैं, 2,3 ये मेरा ए पॉइंट जहाँ से एक रे जा रहा है, ओके, इस लाइन के रिश्ते, ओके। द रे इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि ये रे जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट पी पे टच करेगा और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी रिफ्लेक्ट हो गया इस तरह चला जाएगा इस साइड कहीं पे, ओके। और इफ द रिफ्लेक्टेड रे पासिस थ्रू द पॉइंट 6,4, यानी ये वापस वहाँ बी पॉइंट को ये जहाँ 6,4 से पास हो रहा है, ओके स्टूडेंट्स। तो 6,4 से वो पॉइंट मतलब ये रे हमारा पास हो रहा है। तो फाइंड क्या करना है हमें, हमें जो फाइंड करना है कि पॉइंट पी जो दिख रहा है आपको एक्स एक्सिस पे, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो अज्यूम कर लेता हूँ a,0 है। तो यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स का थोड़ा आप याद करें, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ परपेंडिकुलर। तो आप जानते हैं ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, गुजराती में आपत कोण और आ परावर्तित कोण। तो आप जानते हैं स्टूडेंट्स कि आई इक्वल टू आर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये तो परपेंडिकुलर है, पूरा 90 है, तो ये दोनों इक्वल है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा ही होगा, ऑब्वियसली होगा कि ये क्या बनेगा 90 माइनस आर, तो ये भी 90 माइनस आई, यानी कि 90 माइनस आर, यानी ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब देखो ये लाइन की बात करूं जो अब पीबी में से पास हो रही है, तो उस लाइन का स्लोप क्या होगा। इस लाइन को अगर मैं L1 नाम देता हूँ, सपोज ये L1 लाइन थी, और ये जो हमारी आ रही है उसको हम L2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो L1 लाइन जो है ना, स्लोप ऑफ L1 लाइन, वो क्या होगा, तो दो पॉइंट उसके ऊपर दे दिए, तो 4 - 0/6 - a। और दूसरी भाषा में उसको आप टेन थीटा लिख सकते, क्योंकि इसका एक्स अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा है, ओके। अब दूसरी लाइन L2 की बात करते हैं, स्लोप ऑफ L2। तो पॉइंट के हिसाब से देखा जाए स्टूडेंट्स, तो 3 - 0/2 - a। परंतु आप देखिए कि थीटा, अब L2 लाइन जो है ना, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा है, बट वो तो नेगेटिव एक्स एक्सिस है। तो ये L2 लाइन का एक्चुअली मतलब स्लोप के लिए एंगल चाहिए ना, वो ये वाला एंगल है। तो ये इतना थीटा है, तो ये क्या होगा 180 माइनस थीटा, यानी कि इसका जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा, यानी कि 10 पाई - थीटा है। तो ये बनेगा -10 थीटा, ओके। अब कुछ नहीं करना है, ये 10 थीटा की नेगेटिव माइनस सामने अप्लाई कर लेते, तो 10 थीटा का ये आंसर भी मिलेगा और 10 थीटा ये भी मिलेगा। कंपेयरिंग बोथ द वैल्यूज, तो 4/6 - a = -3/2 - a, माइनस क्योंकि ये -10 थीटा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4 × 2 = 8 -4a = -3 × 18 + 3a। तो -18 दे रहा है, 18 + 8 26 = 7a, यानी a = 26/7, यानी पॉइंट पी क्या होगा 26/7, 0। ये पता है ना जीरो क्यों लगेगा, क्योंकि पॉइंट पी जो है एक्स एक्सिस पे था, इसलिए उसका वाई कोऑर्डिनेट तो जीरो होना ही था, इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शन आपका सही रहेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। अब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन लाइंस के ही है। विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, ओरिजिन इज ट्रांसफर टू अल्फा बीटा, यानी कि ओरिजिन जो आपका है उसको आप अल्फा बीटा पे ट्रांसफर करवा रहे हैं। तो अगर स्टूडेंट्स आपको याद है, ऐसा करने से नई कोऑर्डिनेट सिस्टम का अगर एक्स डैश और वाई डैश है, तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, कि ओरिजिनल एक्स में से अल्फा माइनस करना पड़ेगा और ओरिजिनल वाई में से बीटा माइनस करना पड़ेगा। कि अगर आप ओरिजिन को इतना शिफ्टिंग करते हैं ना, तो हमारा जो वेरिएबल एक्स 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 है वो, उसका नया एक्स डैश इस तरह से, मतलब जो नया आप सेंटर लेते हैं और नया ओरिजिन लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट को माइनस करना होता है, ठीक है। तो आपको एक इक्वेशन तो दिया ही है, और इसके लिए बोला है कि इस अगर ओरिजिन को अल्फा बीटा पे शिफ्ट करने से लीनियर यानी सिंगल डिग्री टर्म्स इन दिस इक्वेशन आर एलिमिनेटेड, यानी ओरिजिन अल्फा बीटा पे ले जाने से इसमें से लीनियर टर्म निकल जाएंगे। तो इसमें से आप एक्स का वैल्यू एक्स डैश प्लस अल्फा है, जो मतलब नई सिस्टम में एक्स डैश होगा, और एक्स यानी एक्स डैश प्लस अल्फा, क्योंकि एक्स से एक्स डैश में और वाई से वाई डैश में जाने का ये मेथड है। तो यहाँ से इस इक्वेशन को ट्रांसफर करें, तो दिस इक्वेशन नाउ बिकम्स कि एक्स डैश प्लस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई डैश प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम एक्स डैश प्लस अल्फा प्लस, सॉरी प्लस नहीं आएगा, माइनस है यहाँ पे, -4 टाइम वाई डैश प्लस बीटा +6 = 0, ओके। अब देखो स्टूडेंट्स, एक्चुअली मुझे क्या चाहिए कि इसका एक्सपेंड कर लेते हैं, तो एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एक्स डैश
प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस टू बीटा वाई डैश प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू एक्स डैश प्लस टू अल्फा माइनस फोर वाई डैश माइनस फोर बीटा प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। ओके स्टूडेंट्स, अभी क्या करना है हमको कि इन्होंने क्या बोला कि अगर ओरिजिन को अल्फा बीटा पे ले जाने से आपका जो लीनियर टर्म था ना वो एलिमिनेट हो गया, तो इसमें से लीनियर के लिए टू अल्फा एक्स प्लस टू एक्स डैश और टू बीटा वाई डैश माइनस फोर वाई डैश वो टर्म्स निकल जाने चाहिए, क्योंकि वही है जो लीनियर पार्ट है। यानी कि उसके लिए मैं लिखूंगा टू अल्फा प्लस टू इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो एक्स डैश का कोएफिशिएंट है, और दूसरा होगा टू बीटा माइनस फोर इक्वल टू जीरो। यानी कि यहाँ से अल्फा का वैल्यू माइनस वन मिलेगा और यहाँ से बीटा का वैल्यू टू मिलेगा, यानी अल्फा बीटा पॉइंट जो है मेरा स्टूडेंट्स माइनस वन कॉमा टू हो गया। तो ऑप्शन से देखा जाए तो मेरा ए ऑप्शन यहाँ पे सही रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। तीन स्ट्रेट लाइंस दी है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा है कि क्या है देख लेते। तो तीन स्ट्रेट लाइन या तो राइट एंगल बनाएगी, या तो राइट एंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल बनाएगी, या तो कंकरेंट है, या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, तो सबसे पहले तीन लाइन जो है ना उनके स्लोप निकाल लेते हो। L1 का स्लोप अगर मैं M1 लिखूँ तो वो क्या होगा, माइनस ए अपॉन बी, यानी कि 4/3। L2 का स्लोप M2 जो कि है -3/4, और L3 का स्लोप M3 लिखता हूँ तो वो हो जाएगा +1/7। क्या हुआ स्टूडेंट्स, विजिबल हुआ कुछ कि M1 इंटू M2 तो -1 है, यानी कि L1 लाइन और L2 लाइन तो परपेंडिकुलर है। L2 और L1 तो परपेंडिकुलर है, 90 बन रहा है। जब स्लोप मल्टीप्लाई -1 होगा, यानी कि अगर ट्रायंगल बनाना है ना स्टूडेंट्स, तो या तो राइट ट्रायंगल तो पक्का बनेगा। तो राइट ट्रायंगल के लिए स्टूडेंट्स ए और बी ऑप्शन में राइट एंगल्ड है। तो मतलब L3 के लिए कहीं ना कहीं आप क्या करते हैं कि हम दूसरा M2 और M3 के बीच का, या तो M1 और M3 के बीच का एक एंगल फाइंड कर लेते हैं। तो सपोज कि θ1 जो है वो दिस इज एंगल बिटवीन L1 लाइन एंड L3 लाइन। ठीक है, तो tan θ1 का फॉर्मूला क्या बनेगा, M1 माइनस M3 अपन 1 प्लस M1 इंटू M3, यानी कि M1 स्लोप होगा 4/3 माइनस 1/7 अपॉन 1 प्लस 4/3 इंटू 1/7। दो लाइन के बीच का एंगल फाइंड करने का ये तो फॉर्मूला स्टूडेंट्स। ये 7 4 28 माइनस थ्री अपॉन ए 7 3 21 प्लस फोर, इन 25 कट करके ये 1 मिल जाएगा। यहाँ θ1 मिलेगा 45 डिग्री, और एंगल सब देखो L3 में खींच लेता है यहाँ पे L3। तो ये एक 90 है, दूसरा 45 मिला है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये दूसरा वाला एंगल भी 45 लिख सकते हैं। अब दो एंगल इक्वल हो गए, मतलब दो साइड इक्वल हो गई, ये वाली और ये वाली, यानी ये ट्रायंगल कैसा बन गया, आइसोस्केलस बना। यानी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल भी है और राइट ट्रायंगल भी है। यानी कि अब ऑप्शन से देखने जाए तो बी ऑप्शन यहाँ पे मेरा सही रहेगा कि ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड आइसोस्केलस ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन, जो कि स्टूडेंट्स बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कि क्या बोला गया कि ए बी सी आर इन एस पी। तो आप जानते हैं कि ए बी सी एस पी में है तो 1 अपॉन, एक मिनट स्टूडेंट्स कुछ चेक कर लेते फिर से। हाँ, ए बी सी एस पी में है तो 1/A, 1/B, 1/C ए पी में होंगे। इतना जानते हैं कि नहीं। ओके, ए पी में है तो आप क्या लिख सकते हैं, 1/A प्लस 1/C इक्वल टू 2/B। अभी लाइन का इक्वेशन दिया उस तरह सेट करवाने के लिए 2/B को इधर लाता हूँ, तो 1/A माइनस 2/B प्लस 1/C इक्वल टू 0। ओके, एबीसी अब क्या बोला कि दिस स्ट्रेट लाइन ऑलवेज पासिस थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। तो ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें ये ऑलवेज लाई कर रहा है। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, इस लाइन के इक्वेशन से कंपेयर करें तो आप एक्स वाई क्या पा रहे थे, एक्स वाई वैल्यू 1 दिख रहा है क्लियर, वाई का वैल्यू -2 दिख रहा है। यानी 1 - 2 पॉइंट जो है उसमें से हमारा लाइन ऑलवेज पास होगा, यानी कि सी आंसर यहाँ पे आपका मेरा सही रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। यहाँ पे क्या है कि एक लाइन इक्वेशन, दो इक्वेशन दिए हैं और वो दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि दो इक्वेशन अगर एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उनके करस्पॉन्डिंग टर्म के जो रेशियो होंगे वो इक्वल होंगे। कैसे, समझ नहीं आया, करते। तो पहले ये पहला थोड़ा सिस्टमेटिक फॉर्म में लिखते हैं, तो mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसी के करस्पॉन्डिंग नीचे कॉस अल्फा इंटू एक्स
प्लस साइन अल्फा इंटू वाई माइनस पी इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन स्टूडेंट एक ही लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होगा, यानी कि m अपॉन कॉस अल्फा इक्वल टू -1 अपॉन साइन अल्फा। करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का रेशियो ले रहा हूँ मैं स्टूडेंट, ठीक है, और सी अपॉन माइनस पी। ओके, अब देखो क्या करता हूँ कि जो ऑप्शन दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, उसमें अल्फा का कनेक्शन कहीं भी नहीं है, सी पी और एम के फॉर्म में। तो अल्फा को कुछ भी निकाल के निकालना है तो आप जानते हैं कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है। तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करता हूँ यहाँ से, तो एम सॉरी, तो कॉस अल्फा क्या पाएंगे आप, माइनस पी एम अपॉन सी। या तो एक काम कीजिए, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, इतना ऐड नहीं करना है, तो क्या करते हैं, तो पहला वाला लास्ट से कंपेयर किया तो माइनस एम पी इक्वल टू मिला सी कॉस अल्फा, बैठा कि नहीं। एंड सेकंड थर्ड कंपेयर करने से मिलेगा पी इक्वल टू सी साइन अल्फा। दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं और ऐड भी कर लेते हैं, दो का एक साथ किया तो एम स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। क्या किया है, स्क्वायर करके ऐड किया है। पी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, ब्रैकेट में मिलेगा 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू ये सी स्क्वायर इंटू 1 हो गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स वी गेट सी इक्वल टू पी टाइम अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी कि ऑप्शन से देखा जाए तो ए ऑप्शन यहाँ पे मेरा सही है, जो रिक्वायर्ड रिलेशन हमको सी पी और एम के बीच का दे रहा है। तो मैंने चारों ऑप्शन देख के आइडिया लगाया कि भी अल्फा तो किसी भी ऑप्शन में प्रेजेंट है नहीं, तो अल्फा को हमें ओमिट करना है, और साइन अल्फा का अल्फा प्रेजेंट है, तो उनके स्क्वायर का सम कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नेक्स्ट है 73 क्वेश्चन, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स। ओके, दो लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट्स, और टू डी में है तो वो दो लाइन पैरेलल होगी। और यहाँ पे देख रहे हैं आप स्टूडेंट, देखो ये इसका रेशियो जो है वो करस्पॉन्डिंग इक्वल है ही, मतलब ये दो लाइन पैरेलल है वो तो कंफर्म है। तो पहली लाइन को थोड़ा मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 6 टू जा, इसको अब दूसरा इस तरह लिख सकते हैं ना, 6x प्लस 4 टू जा 8y माइनस 5 टू जा 10 इक्वल टू 0। एंड ये दूसरी लाइन होगी 6x प्लस 8y माइनस 45 इक्वल टू 0। यानी अब ये दो पैरेलल लाइन विजिबल हो रहा है, और एक्स और वाई के कोएफिशिएंट है वो भी हमने इक्वल कर दी है। तो आपको स्टूडेंट ये तो पता होना चाहिए कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कि डिफरेंस ऑफ कांस्टेंट टर्म अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो इज नथिंग बट इन दोनों का डिफरेंस, यानी कि -10 माइनस -45, और अपॉन अंडर रूट में है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी ऊपर ये 35 मिलेगा अपॉन ये 100 का रूट, यानी 10 हो गया, यानी ये 3.5 आंसर डिस्टेंस, यानी 3.5, यानी बॉम्बे आंसर सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74 पे। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे रोम्बस के बारे में बात की गई है, तो डायगोनल ऑफ रोम्बस, एक रोम्बस ड्रॉ कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, जो कि है मेरा ए बी सी डी, डायगोनल्स ए सी एंड बी डी। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी अगर स्टूडेंट्स आपको याद है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, और वो भी उसके डायगोनल्स के बारे में। तो डायगोनल जो है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं, इतना प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। तो आगे क्या दिया गया है कि इंटरसेक्टेड 5 6, यानी अगर इस पॉइंट को मैं एम नाम दूं तो एम मुझे दे दिया गया है 5,6, ए जो है वो 3,2 है। ओके, देन लाइन डायगोनल बी डी का इक्वेशन फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्लोप के बारे में थोड़ा याद करें कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। ओके, तो देखो ए पॉइंट 32 है और एम पॉइंट यहाँ दिया है 5 6, तो आप ए सी का स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ए सी तो क्या होगा, जो ए और एम में से पास हो रहा है, और ए और एम पॉइंट आपको दिए गए, तो यानी कि आपको बताया है कि अगर दो पॉइंट दिए हैं तो आप उसमें से उसका एक लाइन के 2 पॉइंट दिए हैं, तो आप उसमें से उनका उस लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, तो उनके वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस और अपन एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, यानी कि 6 - 2 यानी 4, और 5 - 3 यानी कि 2, यानी कि एसी का स्लोप 2 मिलेगा। अब क्योंकि बी डी उससे परपेंडिकुलर है, तो आप स्लोप ऑफ बी डी डायरेक्ट लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ बी डी इज नथिंग बट -1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ इट, यानी -1/2। बी डी का स्लोप मिल गया, बी डी का एक पॉइंट अवेलेबल है, तो और बी डी का पॉइंट एम जो है वो 5,6, तो ये स्लोप दिया है, पॉइंट दिया है, तो इक्वेशन ऑफ बी डी आप निकाल पाएंगे। इक्वेशन ऑफ बी डी क्या होगा
कि y माइनस वाई नॉट यानी 6 इक्वल टू स्लोप m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट यानी 5। ना 2 यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 2y माइनस 6 टू 12 इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। लास्ट स्टेप लिख लेते तो क्या मिलेगा, 2y प्लस एक्स इक्वल टू 12 प्लस 5 यानी 70। ये मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन, यानी कि आप डी ऑप्शन देख पाएंगे जो इसके ऊपर कंप्लीटली मैच हो रहा है। तो ये है जो हमारी डायगोनल बी डी का इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन है द नियरेस्ट पॉइंट ऑन द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन। समझते हैं ये क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है, इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से नियरेस्ट पॉइंट कौन सा है। दूसरी भाषा समझे कि सपोज ये मेरी लाइन थी जो इन्होंने दी है एल। ओके, यहाँ पे वो आपका पॉइंट है, यहाँ ओरिजिन है, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर स्टूडेंट बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, बट आप बोल सकते हैं कि उस ओरिजिन से, ओरिजिन 0 0, इस लाइन का, इस लाइन के ऊपर ओरिजिन से नियरेस्ट पॉइंट कौन सा होता है। तो आप थोड़ा क्लास 9th का थ्योरी रिकॉल करें, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ऑलवेज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस। समझे। तो ये मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला जो पॉइंट पी है वही ओरिजिन से एकदम नियरेस्ट डिस्टेंस पे होगा। ओके, तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे फाइंड करना जो मेरा इस लाइन पे है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। तो क्या तरीका है फाइंड करने का स्टूडेंट्स, देख लीजिए कि ये लाइन जो है, ये दोनों, पहले क्या करता हूँ मैं ओपी का इक्वेशन निकाल लेता हूँ। ठीक है, ओपी में से जो लाइन पास हो रही है ना, उसको लाइन को मैं सपोज कोई L2 नाम दे देता हूँ। ठीक है, ये L1 मेरी गिवन लाइन है। तो देखो आप L1 का स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ L1 जो है होगा -3/4 माइनस ए अपॉन बी। ओके, तो L2 परपेंडिकुलर है तो स्लोप ऑफ L2 तो आप इजीली निकाल पाएंगे, दैट इज नथिंग बट 4/3। अब L2 लाइन ओरिजिन में से पास हो रही है, ओके, और उसका स्लोप है 4/3। तो इक्वेशन ऑफ L2 क्या मिलेगा, L2 लाइन जो है वो y माइनस 0 इक्वल टू 4/3 इंटू एक्स माइनस 0, यानी कि 3y इक्वल टू 4x। इक्वेशन तो मिल गया, यानी L2 का इक्वेशन ये है, ये L2 का इक्वेशन है, ये L1 का इक्वेशन है, और L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं तो P है मेरा। समझे कि नहीं, ओके, L1 L2 का इंटरसेक्शन पॉइंट ही P है। तो इन दोनों लाइन के इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। ओके, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या मिला, 4x/3। ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो 3x प्लस 4 4 जा 16x/3 इक्वल टू 12। 3 एलसीएम ले लिया, 9x प्लस 16x इक्वल टू 12 3 जा 36। यानी x का वैल्यू क्या मिलेगा, x इक्वल टू 36/25। तो देखो आप ए ऑप्शन से मुझे x की वैल्यू चाहिए, डायरेक्ट अंदाजा आ गया कि ए ऑप्शन मेरा सही होगा। और फिर भी चेक करना है तो x का वैल्यू यहाँ पुट करें तो y इक्वल टू तो क्या है 4x/3, यानी 4/3 टाइम 36/25। 3 से काटे तो 3 12 जा और 12 4 जा 48/25। यानी कि आपका जो P पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है 36/25 और y कोऑर्डिनेट है 48/25। यानी कि मेरा ऑप्शन देखने जाए थोड़ा ऊपर जाके तो ए ऑप्शन यहाँ पे मेरा सही रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा मेगा टेस्ट का सॉल्यूशन खत्म होता है। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।